कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन खटाई में पड़ चुका है। 2026 और 2030 यानी कि दोनों ही आने वाले भविष्य के कॉमनवेल्थ गेम्स के जो होस्ट सिटीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे ये गेम्स आयोजित नहीं हो सकते हैं। पिछले महीने 2026 के गेम्स को लेकर कनाडा ने कहा था कि हम आयोजित नहीं कर सकते, और कल 2030 के गेम्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत ने भी सेम यही बात कही है दैट वी आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज द गेम्स। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है इन गेम्स के अंदर कि कोई इन्हें आयोजित नहीं करना चाह रहा है? कॉमनवेल्थ गेम्स इतना बड़ा आयोजन है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज इसमें सभी हिस्सा लेते हैं, तो आखिर इसकी आयोजन को लेकर इतनी दिलचस्पी दुनिया में कम क्यों हो रही है? एंड फाइनली क्या भारत इसका सेवियर बन सकता है? इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मैं और मेरी पूरी टीम पाथफाइंडर चैनल पर आपके लिए करंट अफेयर्स और जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड उनको लेकर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको बता दूं कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी बैच लेकर आई है ओनली फॉर 10,000 रुपीज। इस बैच में ज्वाइन करके आप 900 प्लस आवर्स की क्लासेस, पूरा सिलेबस कवरेज, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और टॉपर्स के सेशन को भी अवेल कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है? वीडियो के नीचे पहले कमेंट में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां पर वेबसाइट पर जो प्राइस है उसमें महिपाल कोड लगाओगे तो प्राइस आ जाएगा 9999। इसको आपको इतने ही पैसे देकर ज्वाइन करना है। सो एनरोल नाउ। हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से। हमने 3 ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्राइस ऑफ 10,000। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ यानी कि जीएस और ऑप्शनल बैच एक साथ अवेल करोगे तो केवल 17,000 रुपीज में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। ये वो टीम है जो आपको जीएस में पढ़ाने वाली है और ये हमारी टीम है जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाली है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपको यूपीएससी का कुछ पता नहीं है, यूपीएससी का यू भी समझ में नहीं आता, देन यू शुड गो फॉर द एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। आइए अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होने वाले थे कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के कैलगरी शहर में। इन्होंने बिड कर दिया था, इनको होस्ट सिटी का दर्जा भी मिल चुका था, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम ये गेम्स आयोजित नहीं कर सकते। थोड़ा सा कनाडा के बारे में जान लो। वैसे तो यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल आने की संभावना कम है, लेकिन आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी सवाल आ रहे हैं, तो कनाडा के प्रांत की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। जैसे कि इनका जो पश्चिमी तट है, पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, इसके नजदीक है ब्रिटिश कोलंबिया, फिर ये आता है एल्बर्टा प्रांत, उसके बाद सास्काचुआन, फिर यह मैनिटोबा, ओंटारियो और क्वेबेक। ये इनके मेजर प्रांत हैं। और कनाडा की ज्यादातर आबादी यहाँ पर ये यूएस बॉर्डर के आसपास रहती है। ऊपर का जो उत्तरी हिस्सा है कनाडा का वो लगभग पूरा खाली पड़ा है, वहां पर कोई आबादी नहीं है, थोड़े बहुत कुछ वहां के नेटिव्स रहते हैं। उसके अलावा जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर है वो पूरा यहीं पर है, इसी बेल्ट में, यूएस बॉर्डर के नजदीक में। तो कनाडा जो है वो बहुत बड़ा देश है जोग्राफिकली, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, इकोनॉमी भी उसी स्केल के अनुसार चलती है। तो अब एल्बर्टा प्रांत जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा निर्भर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, लंदन या मेलबर्न जैसे बड़े बड़े यहाँ शहर है, नहीं, छोटे शहर हैं। तो इनको आयोजित करना था गेम्स, इन्हें लगा कि उससे हमें फायदा होगा, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम $2 बिलियन इन गेम्स पे खर्च करेंगे जो इनका बजट था, तो इससे हमें नुकसान ही होगा। तो कनाडा के टूरिज्म मिनिस्टर ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया कि इतना ज़्यादा खर्चा हम यहाँ पर नहीं उठा सकते। सॉरी, कनाडा नहीं, ये एल्बर्टा प्रांत के मंत्री हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और अगर हम इतना पैसा इसमें लगा देंगे तो शायद हमारा सिटी हमेशा के लिए डेट में चला जाएगा, मे बी 30-40 साल तक हम डेट में रहेंगे। और कनाडा इस मामले में बहुत सचेत है। उसका कारण यह है कि 1976 के ओलंपिक्स जब कनाडा में आयोजित किए गए थे मॉन्ट्रियल सिटी में, उसमें उनको बहुत लॉस हुआ था। जनरली ओलंपिक्स फेलियर होते हैं फाइनेंशियली या सक्सेसफुल होते हैं। जैसे 2012 के लंदन ओलंपिक्स बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन रियो ओलंपिक्स में ब्राजील को बहुत घाटा हो गया था। तो वो डिपेंड करता है कि आप आयोजन कैसे कर रहे हैं। कनाडा में 1976 में आयोजन में बहुत करप्शन हुआ था, बहुत लॉस हुआ था, और इन पर इतना ज़्यादा डेट आ गया था मॉन्ट्रियल शहर पर कि ये 20-30 साल तक उससे उबर नहीं पाए थे। और कनाडा की सरकार को एक स्पेशल टैक्स लागू करना पड़ा था अपने नागरिकों के लिए। उन्होंने सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया था जस्ट टू रिकवर दिस मनी, जो इनको $1.6 बिलियन के आसपास का डेट था, कैनेडियन डॉलर वाला ये डेट है। तो इसीलिए कनाडा जो है वो दूध का जला है और अब छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। तो इन्हें लगता है कि नंबर 1, एक तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आनी नहीं है इस गेम्स के लिए, दूसरा जो टीवी से रेवेन्यू आ जाता है, टीवी को आपने राइट्स बेच दिए, किसी चैनल को आपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दिए, उससे भी इन्हें लगता है कि $2 बिलियन हमारे रिकवर नहीं हो पाएंगे। और ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि एक महीने पहले ही 2026 के गेम्स के आयोजक विक्टोरिया प्रांत ने भी सेम यही बात कही थी।
विक्टोरिया इज अ प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पर मैप में देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंसेस हैं। इधर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की भी ज्यादातर आबादी जो है वो इस प्रांत में, इन दो प्रांत में ज्यादा रहती है। द डेंसिटी इज मच मोर हियर, या फिर ये जो पूरा कोस्टल इलाका है इसी में आबादी ज्यादा है। तो यहां पर थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स का इलाका काफी डेंस है और इसी के अंदर दो मेजर सिटीज हैं इनके, विच इज सिडनी एंड मेलबर्न। तो सिडनी और मेलबर्न के बीच में इनका कैपिटल है कैनबरा, ज्योग्राफिकली बीच में, और कैनबरा एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी है। सो द कैपिटल इज कैनबरा। और ये वाले जो गेम्स हैं 2026 के, ये आयोजित होने वाले थे विक्टोरिया प्रांत में, यानी कि मेलबर्न इनका मेन होस्ट सिटी रहता। तो पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम चीज कही थी, टू बी स्पेसिफिक विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने ये बात कही थी कि बजट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमने सोचा था कि इसके लिए ओरिजिनली हम लगाएंगे 1.77 बिलियन, यानी कि $2 बिलियन मान लो, अमेरिकन डॉलर्स, और अभी हमें लग रहा है कि बजट चला जाएगा ऑलमोस्ट $5 बिलियन। तो ये 2.5 गुना बजट में जो इंक्रीज हो रही है, जो हमें अभी से नजर आ रहा है, इसके कारण हम 3 साल बाद होने वाले गेम्स को आयोजित नहीं करेंगे। अब याद रखना, ये गेम्स है ना 2-3 साल पहले नहीं दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनके आयोजन के बारे में डिस्कशंस 8 साल पहले शुरू हो जाते हैं या 6 साल पहले शुरू हो जाते हैं। तो विक्टोरिया को ये गेम्स आयोजित करने हैं, इन्हें कई सालों से पता है, बट दे आर पुलिंग आउट एट ऑलमोस्ट द लास्ट मोमेंट। 3 साल ही बचे हैं, 3 साल कोई बहुत बड़ा लंबा समय नहीं होता है। सो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे या नहीं होंगे, किसी को नहीं पता। एंड इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन कि जो गेम 1930 से चले आ रहे हैं उनके आयोजन के बारे में कभी किसी को अब कुछ नहीं पता है कि अगला गेम होने वाला भी है या नहीं। तो थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास को जान लो। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक ऐसा संगठन है जो पहले सभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे देश। वो जब आज़ाद हुए तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो एक संगठन बना लेते हैं, जस्ट लाइक यूएन, हम अपना एक संगठन बनाते हैं जिसमें जो हमारी पूर्ववर्ती कॉलोनीज थी उनको हम रखेंगे और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करेंगे। तो इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और इसमें कनाडा शामिल है, अफ्रीका के कई सारे जो पुराने ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे वो देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन इसमें यूएसए नहीं शामिल होता है। जबकि यूएसए भी एक समय इनका गुलाम रहा था, बट उसको 250 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हम कॉमनवेल्थ जैसे संगठनों में मानते ही नहीं है। अब इनमें से कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें आज भी हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन के राजा हैं या पहले महारानी थी। तो इन गेम्स की शुरुआत 1930 में करी गई थी, जब ब्रिटेन ने कहा कि हमारी कॉलोनीज के लोगों को हम बुलाकर एक गेम आयोजित करवाते हैं, जस्ट लाइक ओलंपिक्स। और तब से हर 4 साल पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये कैंसिल हुए थे 42 और 46 में। उसके अलावा कोई आपदा विपदा इन गेम्स को रोक नहीं पाई है। इन गेम्स का नाम और स्वरूप जरूर बदला है ओवर द ईयर्स। जैसे 1930 में जब शुरू हुए थे तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, फिर 1950 में इनका नाम चेंज हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, देन लेटर ऑन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसके बाद से सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें हिस्सा लेने वाले देश कितने हैं? तो एज ऑफ टुडे देयर आर 56 कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। अब आप कहोगे सर इस मैप में तो 56 नजर नहीं आ रहे, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस भी हैं, ये भी इसका हिस्सा हो जाते हैं। सो ऑल दीज कंपीट टुगेदर। ऑल्सो यहाँ पर स्कॉटलैंड, वेल्स, इनको अलग देश माना जाता है। स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब अपना अलग अलग टीम भेजते हैं। सो यूनाइटेड किंगडम डज नॉट पार्टिसिपेट एज यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड की अलग टीम होती है, स्कॉटलैंड की अलग टीम होती है। ओलंपिक्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब जब कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट ही नहीं मिल रहा है, कोई शहर इन्हें आयोजित करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये गेम्स रेलेवेंट है या नहीं है। क्या इनकी आज 2023 में सार्थकता है? शुड दीज गेम्स इवन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द 21st सेंचुरी? क्योंकि ये जब शुरू हुए थे उस समय ब्रिटेन रेलेवेंट था। ब्रिटेन दुनिया में एक सुपर पावर हुआ करता था, लेकिन 1956 के बाद से ब्रिटेन का पावर कम होता जा रहा है। इनफैक्ट 1950s का जो डेकेड है उसके बाद से ब्रिटेन की जो छवि है दुनिया के स्टेज पर वो लगातार कम हुई है। और उसमें बहुत बड़ा एक कारण था सुएज कैनाल क्राइसिस। अगर आपको जानना है सुएज कैनाल क्राइसिस क्या है तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है पाथफाइंडर चैनल पर, प्लीज उसे जाकर देखिए। तो उस घटना ने भी और अन्य भी बहुत सारे कारण थे जिनके कारण यूके की इंपीरियल इमेज या एक बहुत बड़े एम्पायर की या सुपर पावर की इमेज कम होती गई। तो 1950s और 60s में ये सभी कॉमनवेल्थ के देश ब्रिटेन की तरफ देखा करते थे कि हाँ ये एक शक्तिशाली देश है और कहीं ना कहीं इनसे जुड़ाव रख के हमें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा ग्लोबल स्टेज पर अब वो स्थिति नहीं है। ब्रिटेन आज एक कमजोर देश है, उसके साथ एसोसिएट होकर किसी देश को कोई फायदा नहीं लगता है। तो ऐसे में शायद इन गेम्स की सार्थकता संगठन की तरह ही कम हो चुकी है, या कॉमनवेल्थ की ही जब सार्थकता नहीं है तो फिर इन गेम्स को भी अट्रैक्टिव रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है और इस गेम्स की ग्लोबल इमेज और रेलेवेंस बिल्कुल कम हो चुकी है।
इसी कारण से कई बड़े बड़े एथलीट्स तो पिछले 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, 2 क्या इनफैक्ट 3 में। तो 14, 18 और 22 वाले गेम्स में कई बड़े एथलीट्स, इनफैक्ट ब्रिटिश एथलीट्स ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। जैसे जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शैली एन फ्रेजर प्राइस हो गई, या फिर एंड्रे डिग्रासी हो गए, ये शेरिका जैक्सन है, इन सब ने तो मना कर दिया कि हमें अभी थोड़ी बहुत चोट लगी है या फिर हमें रेस्ट करना है। तो जैसे भारत के बड़े क्रिकेटर्स बांग्लादेश के टूर पर नहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अभी तो हम रेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी और को भेज दीजिए। बिल्कुल वैसी स्थिति हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स की बड़े बड़े एथलेटिक्स के स्टार्स के संदर्भ में। इनफैक्ट वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट एथलीट थे 2010 के आसपास, उसेन बोल्ट, जिनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100-200 मीटर के, इन्होंने तो एक बार एक पत्रकार को यह तक कह दिया था कि दीज वेर अ बिट। इनके इस कमेंट पर काफी बवाल भी हुआ था और अल्टीमेटली इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो बात खुलकर कह दी, वो सभी दबी जुबान एथलीट्स कहते हैं कि हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने में अब इतना इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, इस गेम का जो ओरिजिनल पर्पस है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि कॉमनवेल्थ की अपनी एक रेलेवेंस थी एज अ डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्रुप, वो कम होती जा रही है। और इसी के कारण 1990 के दशक में भी ये गेम्स काफी पॉपुलर थे, अब वो पॉपुलैरिटी भी नहीं रही। एटलीस्ट कम से कम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूके, इन 4-5 देशों में तो ये गेम्स बहुत पॉपुलर थे, लेकिन 1990s के बाद से इसकी टीवी व्यूअरशिप भी लगातार कम होती जा रही है। ओके, तो आज जो 70 साल पहले इस गेम की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस थी वो ओवरऑल बची नहीं, बिकॉज संगठन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। संगठन भी रेलेवेंस कैसे खो रहा है, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं पिछले 1 साल में, आप इन्हें देखिएगा। जैसे अभी किंग चार्ल्स जब राजा बने थे तो उनको कई देशों ने अपोज किया था कॉमनवेल्थ में कि हम इन्हें राजा क्यों माने। बारबेडोस ने पिछले साल अपने आप को कॉमनवेल्थ से बाहर कर लिया, कई देश अपने आप को कॉमनवेल्थ से बाहर करना चाह रहे हैं, दे आर इन द प्रोसेस। तो इनफैक्ट कॉमनवेल्थ की भी पोजीशन डाउन जा रही है। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई सारी फॉर्मर कॉलोनीज अपने आप को इससे दूर करना चाहती हैं, और कई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वो सोच रहे हैं कि हम रिपब्लिक बन जाएं, कॉमनवेल्थ में रहकर क्या फायदा है। तो इसीलिए 1938 में जब पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे, उसमें और 2023 के ऑस्ट्रेलिया में बहुत फर्क है। लोगों के अंदर भी उतना जज्बा या जुनून नहीं है कि हम ब्रिटिश एम्पायर से एसोसिएटेड हैं। एक्चुअली देखिए 1930s में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई लोग इंग्लैंड से अटैच थे। क्यों? क्योंकि उनके पापा, उनके दादाजी इंग्लैंड के गांव से आए थे। वो कहानियां सुनाते थे कि बेटा मैं वारविकशायर से आया था, तुम्हारे पिताजी वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में इंग्लैंड जाएंगे। बच्चों को अपने स्कूल पढ़ाने के लिए वो भेजते थे इंग्लैंड। लेकिन आज की जो ऑस्ट्रेलिया की पीढ़ी है, उनका इंग्लैंड से कोई नाता नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। उनके लिए इंग्लैंड एक बहुत पुरानी कॉलोनी है। दे डोंट हैव एनी कनेक्शन और इमोशनल फील फॉर यूके, एंड दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। सभी देशों में, सभी कॉमनवेल्थ देशों में यही स्थिति है कमोबेश। तो इसीलिए इतनी गर्मजोशी भी नहीं है कि हाँ ये गेम्स आयोजित किए जाएं। एक और समस्या ये है कि पिछले 2-3 दशकों से यूके के द्वारा किए गए अत्याचारों का इतिहास खुलकर सामने आया है। जैसे पहले यूके वाले कहते थे अरे हमने दुनिया को सिविलाइज किया, वो बाद में पता चला कि उन्होंने सिविलाइज एक्चुअली में कैसे किया। ऑस्ट्रेलिया के एबॉरिजिनल लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया, स्लेव्स तक बना के रखा, उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया। तो ये कहाँ का सिविलाइजेशन है? आपने कृत्य किए अमानवीय, और अब आप दुनिया को बोलते हो कि नहीं हम तो सबसे सही लोग थे, हम सबसे सिविलाइज थे। इनफैक्ट 1982 में जब ये गेम्स हो रहे थे तो एक ऑस्ट्रेलियन संगठन था, उसने ये बड़ा पॉपुलर नारा दे दिया था कि ये कॉमनवेल्थ नहीं बल्कि ये स्टोलन वेल्थ है, ये चोरी करी गई वेल्थ है, इससे इंग्लैंड इतना अमीर हुआ है और इस गेम को आयोजित कर ये बड़े महान बनते हैं। तो इनको कॉमनवेल्थ आयोजित करवाने की बजाय अपना जो सारा लूटा हुआ पैसा है वो इन देशों को वापस देना चाहिए। अच्छा, 2022 का जो गेम है उसको आयोजित करने में भी बहुत दिक्कतें आई थी। ओरिजिनली ये गेम्स होने वाले थे डरबन, साउथ अफ्रीका में, और पहली बार किसी अफ्रीकी देश में ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होते। इट वाज टू बी द फर्स्ट अफ्रीकन होस्ट सिटी एवर। 2015 में डरबन को मेजबानी दी गई थी, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर यहां पर इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज निकल कर आई, इतने करप्शन स्कैंडल्स निकल कर आए कि साउथ अफ्रीका की सरकार ने पहले तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए, और फिर जो गेम्स की आयोजन करने वाली जो समिति होती है, CGF कहते हैं उसे, उन्होंने भी मना कर दिया कि डरबन भाई साहब आप मत करिए, हम किसी और से करवा लेंगे। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बर्मिंघम को कहा गया, जो कि यूके का एक शहर है, कि आप इन गेम्स को आयोजित करिए। अब देखिए जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, इनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। साउथ अफ्रीका हो गया, भारत है, कि हमारे इन देशों के अंदर इतना स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर अभी नहीं है कि साइकिल के लिए भी वेलोड्रोम होगा, साइकिलिंग इवेंट्स के लिए या रोइंग के इवेंट्स के लिए हमारे पास साफ पानी की झीलें होंगी या नदियां होंगी जहां पर हम रोइंग इवेंट्स करा सकें, बोट चलवा सकें। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए बर्मिंघम जैसा शहर है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, उसने 1-2 साल के अंदर आयोजन अपना पूरा आसानी से कर लिया। दे डिड नॉट हैव टू बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट। बट डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल सिटीज लाइक एडमंटन, कैलगैरी, इन शहरों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो देखिए 2022 वाले गेम्स भी बड़े मुश्किल से हुए थे और इनमें लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई एम श्योर आप में से किसी ने 2022 वाले गेम्स पिछले साल टीवी पर देखे भी नहीं होंगे,
और सच बताऊं तो मैंने भी नहीं देखा था, एक भी इवेंट नहीं देखा। बट अब इसका इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है आम लोगों में, मतलब भारत में भी आप देखिए तो कॉमनवेल्थ में इंटरेस्ट काफी कम हो रहा है। और डरबन के अंदर भी क्या हुआ था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई थी। कुछ ऐसा ही आप लोगों को याद होगा भारत में भी हुआ था 2010 के, जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में आयोजित हो रहे थे तो दिल्ली के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसे CWG स्कैम भी कहा जाता है। तो ये पूरा एक ब्रांडिंग का इशू भी बन चुका है। अब ऐसा नहीं है कि गेम्स फेडरेशन को ये बात पता नहीं है। इनफैक्ट 2018 में गेम्स फेडरेशन की जो अध्यक्ष हैं डेम लुईस मार्टिन, इन्होंने ये कहा था कि हमें तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरना है अभी, या गुजर रहे हैं, और हमें पता है कि इस गेम को हमें पूरा चेंज करना होगा। और ये 5 साल पहले इन्होंने बात कही थी। तो अब इन्होंने कहा कि वी विल वांट टू ऑल्टर द फोकस फ्रॉम द हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू वन ऑफ ग्लोबल पीस। यानी कि अब इस गेम्स की लेगेसी ब्रिटिश एम्पायर नहीं बल्कि विश्व शांति होगी। पर अब कैसे, प्रैक्टिकली क्या उसका मतलब है, कुछ नहीं पता। शायद वो लोग अभी भी विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। लेकिन क्या गेम्स को लेकर हमें पूरी तरह निराशावादी हो जाना चाहिए? नहीं। गेम्स को लेकर अभी भी एथलीट्स बहुत उत्साहजनक रहते हैं। इनफैक्ट ये इकलौता गेम्स है जहां पर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल पार्टिसिपेट विद द रेगुलर इवेंट्स। तो यहां पर जो रेगुलर इवेंट होता है उसके अंदर जो पैरा एथलीट्स हैं उनको भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है एक ही साथ। तो जैसे ओलंपिक्स के अंदर तो अलग होता है पैरा ओलंपिक्स, यहां ऐसा नहीं है। देयर इज नो पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स। दोनों साथ में हिस्सा लेते हैं और उसके अंदर अगर कोई मेडल जीत जाता है वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक डिसेबिलिटी के बावजूद आपने लोगों को हरा दिया जो पूरी तरह से फिजिकली एबल हैं। तो इसीलिए एथलीट्स में फिर भी इसको लेकर उत्साह है। और देखिए भारत में तो इसको लेकर बहुत उत्साह रहता है, बिकॉज इसमें चाइना, USA जैसे देश नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये सब हिस्सा नहीं लेते हैं। तो भारत को अच्छा मौका मिल जाता है। हमारे एथलीट यहाँ काफ़ी मेडल लाते हैं। अगर ऑल टाइम टैली आप देखें तो इंडिया चौथे स्थान पर है। हमने 564 मेडल्स अभी तक जीते हैं जिनमें 203 गोल्ड हैं, एंड जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा हम चौथे स्थान पर आते हैं। तो अगर ओलंपिक स्तर पे देखोगे तो हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कई बार टॉप 3 में भी रहा है। 2010 वाले जो गेम है उसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 101 मेडल जीते थे, विच वॉज द मैक्सिमम। 38 गोल्ड मेडल भी थे। और अगर आप मेडल टैली देखेंगे पिछले वाले गेम्स की 2022 की, उसमें भी इंडिया 4th नंबर पे था विद 61 मेडल्स। तो इसीलिए देखिए भारत के एथलीट्स तो चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स चलते रहें, लेकिन क्या भारत इस गेम्स को बचा सकता है? कैन इंडिया सैल्वेज द कॉमनवेल्थ गेम्स? जब 2026 वाली गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया तो एक न्यूज आई थी कि शायद भारत, स्पेशली अहमदाबाद सिटी, आगे आकर यह गेम्स आयोजन करवाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का एम क्या है कि 2036 या 40 तक हम ओलंपिक्स को होस्ट करें। तो ओलंपिक्स के पहले ये एक अच्छा ट्रायल रन हो सकता है हमारे लिए। ये हमारे लिए एक रणजी मैच हो सकता है बिफोर प्लेइंग द फाइनल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो इसीलिए अहमदाबाद शहर की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि शायद अहमदाबाद आगे आकर या गुजरात सरकार आगे आकर ये गेम्स होस्ट करना चाहेगी। इसको लेकर कुछ दिन न्यूज़ आई थी, लेकिन फाइनली गुजरात सरकार ने कह दिया है ऑफिशियली कि हम 2026 के गेम्स को आयोजित करने के मूड में नहीं है। हम डायरेक्टली ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। 2036 के ओलंपिक्स पर हमारा फोकस है। बीच में अगर कॉमनवेल्थ पे फोकस करने लग गए तो 2-3 साल वेस्ट हो जाएंगे, पैसा भी लग सकता है। तो आई थिंक दैट इज बेटर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। भारत के किसी भी शहर या राज्य का कॉमनवेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह शायद इसीलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि रिसेंटली 2010 में जब गेम्स हुए थे तो उसमें भारी करप्शन हुआ था। और वो करप्शन आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने वहां पर बहुत करप्शन करवाया। प्लस उसके कारण गेम्स की इमेज खराब हुई थी। मतलब सारा फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम को लेकर हो गया था। आई एम श्योर आज आपको भारत के मेडल विनर्स के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन आपको ये याद होगा कि उस स्कैम के अंदर कौन से नेता पर क्या आरोप लगा था या फिर स्कैम हुआ था। ये बात आपको 2010 की पता होगी। अगर आप बजट भी देखें तो देखो अभी ये लोग तो $2 बिलियन, $4 बिलियन में डर गए। हमने कितने पैसे खर्च किए थे? 2010 में $7.5 बिलियन भारत ने खर्च किए थे। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल दिल्ली का जो नया टर्मिनल बना था एयरपोर्ट का 2.7 बिलियन का, तो वही बन गया था इकलौता। तो वो सब कॉस्ट भी है, पर फिर भी अगर आप देखो तो 4-4.5 बिलियन, अगर सिर्फ गेम्स की कॉस्ट देख लो तो भी 4.5 बिलियन के आसपास आ जाती है, विच इज वे टू हाई। बहुत बड़ी कॉस्ट है ये, क्योंकि हमने 7.5 बिलियन में कॉमनवेल्थ कराए और ओलंपिक गेम जिसमें लगभग 200 देश हिस्सा लेते हैं वो 2012 में लंदन ने केवल 14 बिलियन में करवा दिया, विच इंक्लूडेड ऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नए स्टेडियम बनाना, सब कुछ मिला के उन्होंने 14 बिलियन में कर दिया। एंड दे मेड अ प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट हुआ इसमें, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारा तो बहुत बड़ा यहाँ पर घाटा हो गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब मैं यहाँ आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि भारत को इस तरह के इवेंट्स को आयोजित करने में उत्साह दिखाना चाहिए? आप अपनी विचार कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। दिस माय टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्रीवियस टॉपर्स के इंटरव्यूज आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज के वीडियोस जो कि आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देते हैं यूपीएससी से संबंधित, उसे देखिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।